नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के काला घोड़ा से शो लेकर हाजिर हूं। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां बुलंदशहर के सड़क किनारे जूता बेचने वाले एक शख्स को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वो ठाकुर ब्रांड का जूता बेच रहा था। नासिर नाम के इस शख्स की शिकायत बजरंग दल ने की थी, जबकि पुलिस को पता है कि फुटपाथ पर जूता बेचने वाला कोई शख्स जूता बना नहीं रहा है। इसके बावजूद इस गरीब फेरीवाले को गिरफ्तार किया गया। 26 साल के नासिर के घर में कोहराम मचा है। फुटपाथ पे तखत रख के जूते चप्पल बेच के पेट पालता है, लेकिन बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की कि उसके कुछ जूतों पे ठाकुर लिखा है। वो जातीय दुर्भावना से ऐसे जूते बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने गरीब पटरी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुंचे गए हैं। दरअसल आगरा में ठाकुर फुटवेयर नाम की करीब 70 साल पुरानी फर्म है। अब उनके इस कारोबार को उनकी तीसरी पीढ़ी चला रही है। भाइयों में बंटवारे के बाद अब एक फर्म का नाम ठाकुर फुटवेयर और दूसरे का नाम ठाकुर शूज हो गया है। फर्म के लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने यह नाम रखा है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। हो सकता है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश हो। हम लोगों का नाम है ठाकुर फुटवेयर कंपनी। फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है। हम कभी भी किसी भी फुटवेयर में ठाकुर नाम नहीं लगाते हैं। हम लोग मशहूर हैं ठाकुर के नाम से, लेकिन आज के दौर हम लोग उसमें लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TFC। उसकी फुल फॉर्म है ठाकुर फुटवेयर कंपनी। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं सब ठाकुर हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहते कि कहीं भी किसी को कोई आहत पहुंचे। ये किसी ने बदनाम करने की कोशिश की गई है। नासिर का परिवार बहुत गरीब है। वो फुटपाथ पे जूता बेच के गुजर बसर करता है। उसके पिता बग्घी चलाते हैं। टूटे फूटे छप्पर के घर में गुजारा होता है। वो दिल्ली और आगरा की थोक की बाजार से थोड़े बहुत जूते खरीद के सड़क के किनारे बेचता है। अब उसके घर में मातम है। जूते तो बेच रहा है, तो मजदूर आदमी है। अल्लाह हम कैसे करेंगे? अल्लाह हमारा तो कोई सहारा भी ना है। अल्लाह कैसे होगी? अल्लाह अड्डे पे से उठा के देखा, वो पता भी ना चली घर में। वो तो मजदूर है, ऐसे रोज के खाना कमाने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? हमारे तो बच्चे छोटे बच्चे भी बीमार है। इतने दिन से दवाई चल रही है मेरे बच्चों की। बजरंग दल की शिकायत पे पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की दफा 153A, 323 और 504 में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि 2 दिन तक वो उसे थाने में बंद किए रहे। अब बड़े फख्र से पुलिस ने ट्वीट किया कि इस प्रकरण में वर्तमान विधि व्यवस्था के अनुसार जो सुसंगत था वह कार्रवाई की है। यदि पुलिस कार्रवाई ना करती तो बहुत सारे लोग उल्टी भिन्न प्रतिक्रिया देते। अतः पुलिस ने नियम का पालन किया है। कृपया इसे इसी रूप में देखें। विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई को खुद यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे लोग गैर कानूनी बता रहे हैं। इसमें जो गलती हुई है कानून की अनदेखी वो पुलिस ने की है। पुलिस को अपने कानून को और बरशप कर लेना चाहिए और इसमें पुलिस की ही गलती है, त्रुटियां हैं। सर्वप्रथम को उनको ये कार्रवाई इतनी अड़बड़ाहट हो जाकर के नासिर की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। जूते की कई फर्मों के नाम के आगे ठाकुर लफ्ज जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने उनके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया है।
सरकार ने उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है, उसी नाम से वो इनकम टैक्स देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसे बजरंग दल से सलाह ले पहले कि इस नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वरना पुलिस वाले गरीब पटरी दुकानदार को इसी तरह पकड़ के जेल भेजते रहेंगे। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया भर में कहर बरपा रही कोरोना महामारी ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और खासतौर से राज्य महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। ऐसे में यहां पर अब नए स्ट्रेन की एंट्री भी हो गई है। 8 ऐसे मामले यहां पर देखे गए हैं महाराष्ट्र में जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अभियान शुरू होने वाला है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उसके लिए अलग अलग केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। अगर मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जम्बो कोविड हॉस्पिटल है उन्हें वैक्सीनेशन केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। इसी के साथ ही बीजेपी ने मांग की है मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि यहां पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। 25 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से लौटे 8 यात्रियों में संक्रमण मिला है। इनमें से 5 लोग मुंबई शहर से तो एक पुणे, ठाणे और मीरा भाईंदर से हैं। अब इन मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। नए स्ट्रेन की एंट्री के बीच राज्य में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी स्पीड से जारी है। डॉक्टरों, पैरामेडिकल समेत स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को कोविड-19 के टीके प्राथमिकता के साथ लगाए जाएंगे। टीकाकरण के दूसरे चरण में प्राथमिकता 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को दी जाएगी। राज्य सरकार ने 18,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया है और इस साल अगस्त तक 3 चरणों में 3 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए 4,200 केंद्र और 3,145 कोल्ड चेन सिस्टम स्थापित किए हैं। मुंबई शहर के जम्बो कोविड फैसिलिटीज को वैक्सीन केंद्र में बदला जाएगा। एक साथ 50,000 व्यक्तियों को हम वैक्सीन दे पाएं, ऐसी हमने व्यवस्था की है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अस्पताल है, जो मेटर्निटी सेंटर है या डिस्पेंसरी यूनिट है, उसके साथ ही हमने जंबो सेंटर को भी ऐड किया है। जंबो सेंटर में ऐड करने के लिए वहां के जो पॉजिटिव पेशेंट है इनके संपर्क में वो वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति न आए, ऐसा हमने प्रयास किया है। और जो सेंटर अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, हमारी पेशेंट की संख्या कम होने की वजह से वो सेंटर हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम 15 यूनिट बनाएंगे। इसका जो स्टाफ रहेगा वो अलग से रहेगा, उसकी एंट्री और एग्जिट भी अलग से रहेगी। बीकेसी कोविड जम्बो फैसिलिटी को सबसे बड़ा वैक्सीन केंद्र बनाने की तैयारी है। कल ही हमको आया है कि बीकेसी का जो सेंटर है वहाँ कम से कम 15 यूनिट्स वैक्सीनेशन शुरू हो रहे, जो मेरे हिसाब से मुंबई में सबसे ज़्यादा है कोई एक सेंटर में, और वो 2 शिफ्ट में चलाने का हमको बोला है हमारे एएमसी सर और एमसी सर ने, और हो सकता है उसके बाद ज़रूरत पड़े तो हम 24 घंटा भी चला लेंगे। इधर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स वैक्सीन को लेकर लोगों में डर और शक खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी जो ड्राई रन है तो पुख्ता तरीके से 3 दिन पहले हो गई है और ऐसा लगता है कि ये अच्छे से पूरी तरह से पार हो पाएगी। डॉक्टर्स की जो है मोटिवेशन काफी अच्छी है वैक्सीन लेने में, और यही मैं कहना चाहूंगा जनता से कि वैक्सीन से डरिए मत। वैक्सीन एकमात्र चीज है जो कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बाद वैक्सीन जो है हमको इस कोरोना महामारी की बीमारी से दूर होने में मदद करेगी। इधर बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कोरोना संकट काल के समय सरकार की खामियां गिनाते हुए पत्र में मुख्यमंत्री से नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने की मांग की है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार कम होता जा रहा है। यही नतीजा है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 9 महीने के बाद जनरल ओपीडी शुरू हो गई है। दरअसल देश के अगर कोविड अस्पतालों की बात करें तो इसे सबसे बड़े अस्पताल के तौर पर तब्दील किया गया था, लेकिन अब 9 महीने के बाद यहां दूसरी बीमारियों का इलाज भी शुरू हो गया है। मार्च के बाद पहली बार दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टर कोरोना से अलग मरीजों को देख रहे हैं। बीच में 9 महीने यहाँ ओपीडी बंद रही। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं इधर यूपी से आया हूँ जी। यूपी में कहाँ से? क्या नाम है आपका? वेदपुरा, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी, वेदपुरा मतलब कहाँ से? उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में। तो क्या समस्या है जी आपके साथ? मुझे दर्द था सीने में। अच्छा, सारे शरीर में दर्द था। अच्छा, तो आपने अभी दिखा दिया है? दिखाना? हाँ, दिखा दिया, दवाई भी मिल गई। अच्छा, वो शुगर है, बीपी है जी। अच्छा, हाँ तो पिछली बार कब दिखाया था आपने यहाँ? फरवरी में।
अच्छा, फरवरी के बाद अब दिखाया है। तो इस बीच में आपने क्या किया? 3 महीने की रिन्यू कर दी थी दवाइयाँ। अच्छा, दवाइयाँ वही जो थी वही रिन्यू हो गई? बस। अच्छा, बस, लेकिन कोई डॉक्टर देख नहीं पा रहा होगा फिर? 3 महीने बाद दिखाना था ना फिर मेरे को। अच्छा। हालांकि अस्पताल में सावधानी बरती जा रही है। आने वाले मरीजों का पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। 2 गज की दूरी का भी इंतजाम है। कोरोना काल से पहले रोजाना 8 से 9 हजार मरीज ओपीडी में आते थे। दोबारा शुरू होने पर 2 दिन में 90 आए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को हमने बढ़ावा दिया है। और जो पेशेंट्स हैं पहले से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं ताकि उनको लाइन में ना लगना पड़े। ये हमने एक नई सर्विस हमने स्टार्ट की है। अच्छा, लेकिन ऑफलाइन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं? हाँ, वो भी आ सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अच्छा, किसी डिपार्टमेंट में पर पेशेंट आपने पर डिपार्टमेंट कुछ कैपिंग लगाई है? अभी हमने 50 मरीज शुरू में लेंगे। अच्छा। और उसके बाद जैसे जैसे ये कम हो जाएगा कोरोना के मरीज हमारे, क्योंकि एडमिट हैं, तो जैसे जैसे कम हो जाएंगे तो फिर हम ये संख्या बढ़ा देंगे। दिल्ली में एक समय रोजाना 8,500 कोरोना मरीज तक आ रहे थे, अब 500 भी नहीं आ रहे। एलएनजेपी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां अब कोरोना बेड्स की संख्या आधी कर दी गई है। दूसरे मरीजों का भी इलाज शुरू हो गया है। आप में से जिसने कोरोना काल से पूर्व लोकनायक हॉस्पिटल की ओपीडी नहीं देखी थी, वो मेरे ठीक पीछे लगे इन इंतजामों को देखिए जो रोजाना 8-9 हजार मरीजों को संभालने के लिए लगाए गए थे। और इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि लोकनायक हॉस्पिटल की ओपीडी फिर से शुरू होना कितनी अहम बात है। लोकनायक हॉस्पिटल, दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत गणतंत्र दिवस के मौके पर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें यहां पर आमंत्रित किया गया था और वो आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। बोरिस जॉनसन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और भारत आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। साथ ही अपनी यात्रा रद्द करने पर खेद भी जताया। दरअसल कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया है। भारत में लंबे समय के बाद किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस के मौके पर बुलाया गया था। इससे पहले 1993 में ब्रिटेन के पीएम जॉन मेजर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से कहा है कि पर्यावरण मंजूरी और लैंड यूज बदलने में कोई खामी नहीं है। सरकार नई संसद और दूसरी इमारतों का निर्माण कर सकती है। 15-20 हजार करोड़ रुपया वो अस्पतालों में जा सकता है, लोगों को फ्री टीकाकरण के लिए जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा ये समय को भी देखना। दूसरा, बड़े प्रजातंत्र बड़ी नई इमारतों से नहीं बनते, संविधान नियमों पे चलने से होते हैं। संसदीय प्रजातंत्र तभी मजबूत रहेगा जब संसद मिलती रहे, चर्चा होती रहे, जनता के विषय उठते रहें, सही कानून बनते रहे। नई इमारत और देशों को तो जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए प्राथमिकता को समझना जरूरी है। अभी जिस समय हमारे देश में इतनी मंदी का संकट है, सरकार फूड राशन देना बंद कर लिया मुफ्त में। माइग्रेंट वर्कर के लिए भी कोई मदद नहीं की पैसे न होने के कारण, और आज वो ऐसे पैसे की बर्बादी करना चाहते फजूल की खर्चे करके। ये बहुत गलत है, ये गैर संवेदनशीलता है और देश की गरीब और देश की बेरोजगार युवाओं की जो घाव है आज के आर्थिक संकट के कारण, उस पर वो नमक छिड़क रहे हैं। 31 दिसंबर की रात मुंबई के खार इलाके के एक पॉश इमारत में पार्टी चल रही थी। 12 लोग इसमें शामिल थे। रंग में भंग तब हुआ जब इमारत में 22 साल की एक लड़की का शव बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी तो की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस अब तक गुत्थी नहीं सुलझा पाई है इस हत्या की। ऐसे में जो मृतका के परिजन हैं, उन्होंने मुलाकात की है मुंबई पुलिस कमिश्नर से और न्याय की गुहार लगाई है। जाह्नवी के माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि नए साल का जश्न मनाने गई उनकी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी और कत्ल के आरोपी भी उनकी बेटी की सहेली और दोस्त निकलेंगे। 22 साल की जाह्नवी की हत्या के आरोप में खार पुलिस ने श्री जोधनकर
और दिया पाडनकर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। नतीजा वारदात के 4 दिन बाद मुंबई पुलिस आयुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी है। मां ने तो दोनों आरोपियों पर साजिश कर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। इट्स अ प्लान मर्डर सर। लड़की घर में थी, पापा के साथ थी, पापा का बर्थडे था, मेरे पास फोटोग्राफ भी है। 12 बजे का टाइम है, बाप के साथ बैठी हुई थी, केक काट रही थी। आप उसका चेहरा देखो, खुश थी वो, बैठी हुई थी। चलो 12:15 बजे उसको वहां से ले गया करा। दिया लेके गई, दिया और श्री दोनों आए थे, दोनों ही थे हमारे पास। मेरे बर्थडे पे केक काटा हम लोगों ने, उन्होंने बर्थडे विश किया, मुझे केक भी खिलाया उन्होंने। फिर मेरी बेटी बोली मेरे को जाना है। मैंने कहाँ जा रहे हो आप? मैं बोला हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स लोग को विश करके, हम लोग आधे घंटे में आ जाएंगे। तो मैं बोला बेटा अभी कर्फ्यू का टाइम है, अभी मत जाने, मैं आ जाएंगे आधे घंटे में। बोला ठीक है आप आधे घंटे जाने दो हमें, और हम लोग जल्दी आ जाएंगे। जानवी की मौत पुलिस के लिए अभी तक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि वो पूरे घटनाक्रम को स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि गिरफ्तार दोनों आरोपी कुछ भी याद नहीं होने की बात पर अड़े हैं। पार्टी में शामिल दूसरे लोगों के बयानों में भी विरोधाभास है। प्राथमिक जांच में जानवी की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है, लेकिन उसके शरीर पर ढेर सारे खरोंच और चोट के निशान हैं। साथ ही दोनों आरोपियों के शरीर पर भी चोट के निशान हैं। तो जो बातों पर हमें थोड़ा सा डाउट था, जो हमें परमवीर जी ने भी कहा कि आसिफ जी आप बताइएगा, क्योंकि फिर हम लोग भी उस पर हमारी तहकीकात फिर उस दिशा में, क्योंकि एक माँ होने के नाते आपको भी पता होगा कि भाई आपके भी माइंड में 10 बातें आती होगी, तो 10 बातें आप एनालिस्ट करके एक साथ लेके आइए हमारे पास, और फिर हम हमारे जो आयो है उनको इस पर जो है पुष्टि करने के लिए हम कहेंगे कि भाई इस पर और पूर्ण रूप से आप इन्वॉल्व होइए। पुलिस हैरान है। मृतका जानवी कुकरेजा और आरोपी श्री जोधनकर और दिया पाडनकर तीनों अक्षय मित्र हैं। फिर उस रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि तीनों आपस में लड़ पड़े, जिसका अंत जानवी की मौत से हुआ। पुलिस ने वैसे तो मामले में अभी तक धारा 302 यानी कि हत्या का मुकदमा ही दर्ज किया है, लेकिन वो ड्रग्स और सेक्सुअल असॉल्ट एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना महामारी के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। Next marching contingent. और कोरोना महामारी की वजह से गणतंत्र समारोह पहले के मुकाबले इस बार काफी छोटा होगा और काफी कम लोग इसमें शामिल होंगे। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोविड का असर गणतंत्र दिवस के समारोह पर भी पड़ने जा रहा है। इस बार लाल किले तक नहीं जाएगी परेड, विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। पहले 8.2 किलोमीटर की परेड होती थी, इस बार 3.3 किलोमीटर की होगी। पहले हर दस्ते में 144 जवान होते थे, इस बार हर दस्ते में 96 होंगे। 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। 26 जनवरी की परेड आजाद हिंदुस्तान की एक परंपरा है जो कई दशकों से चली आ रही है, और इसको इस समय कैंसिल करना बिल्कुल गलत बात होती। छोटे पैमाने पर यह परेड की जा रही है, ये एक तरीके से हिंदुस्तान का रिजॉल्व भी बता रही है। ये बता रही है कि पेंडेमिक हो या कोई भी विपदा आन पड़े, जो हमारी परंपरा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये अच्छी बात है कि सारे प्रिकॉशंस लेते हुए हम इस परेड का आयोजन कर रहे हैं। इससे एक सोशल मैसेज भी जाता है कि हम कोई भी काम करें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पूरे एहतियात बरत के ही काम करें। परेड में हिस्सा लेने वाले को टेस्ट के बाद अलग थलग रखा जाएगा। इसके लिए कोविड बबल बनाया गया है। परेड में दर्शक भी काफी कम होंगे। पहले 1,15,000 लोग परेड देखते थे, इस बार बस 25,000 लोगों की इजाजत होगी। पहले 32,000 टिकट बेचे जाते थे, इस बार 7,500 टिकट बेचे जाएंगे। इस बार परेड में छोटे बच्चे नहीं होंगे, 15 साल से ऊपर वाले ही हिस्सा ले पाएंगे। देखने वाले को भी मास्क पहन के आना होगा। कोरोना महामारी का असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, तो गणतंत्र दिवस परेड भी इससे कैसे अछूती रह पाती। परेड तो प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि परेड को कोरोना संक्रमण से बचा कर रखा जाए, ताकि इस दिन की गरिमा बरकरार रहे।
नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।